नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये आपका पेपर है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हम करा रहे हैं 2013 से लेकर के 2021 तक मैं करा चुका हूँ। और ये है आपका 2022 का पेपर, 2023 का और रह जाएगा तो वो भी कर लेंगे, कल कर लेंगे उसको हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करते हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ कराया करिए, तो जो एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखना चाहते हो तो मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा, कंटिन्यू कराऊंगा टेस्ट सीरीज। संस्कृति की लूँगा मैं टेस्ट सीरीज पहले, अगर मैं करा पाया, कॉपीराइट वगैरह नहीं लगा तो, है ना, क्योंकि वो उसमें एक्सप्लेनेशन ठीक है। आजकल जो पेपर बन रहे हैं ना, जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसका आइडिया मुझे है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जैसे पेपर थे वो मैंने आपको करा दिए। ठीक है ना, और बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है भी हैं, लेकिन मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आ रही हैं काफ़ी हैं। पीसीएस मंत्रा की है, DIS की है, GS वर्ल्ड की है, संस्कृति IAS अभी नया खुला था, तो दृष्टि के जो टीचर थे सारे उसी में पहुंच गए थे। हालांकि दृष्टि की भी है, तो मैं जब देख रहा था तो मुझे संस्कृति की बेहतर लगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही तो करना है, मॉक टेस्ट है हमको, तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। और उसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका अलग है, उसमें UPSC लेवल का थोड़ा सा ओवरलोडेड है चीज़ें। और आजकल पेपर RO का हो या फिर UPPCS का, आपको पता ही है कैसा पेपर बनता जा रहा लगातार, है ना। तो प्रीवियस से ये रहेगा कि हमको हेल्प होगी, क्योंकि प्रीवियस बड़ा मस्ट है, उस पर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि उसको सबसे पहले किया जाए और बहुत अच्छे से किया जाए। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? मतलब सूर्य की ऊर्जा से कौन सा व्युत्पन्न नहीं होता? तो देखो भाई, नाभ की ऊर्जा अलग है, तो ये सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती। भूतापी ऊर्जा भी नहीं होती, तो A और B इसका आंसर दिया गया था। और ये तो आपको सूर्य की ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं, बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। DDT पहले आ चुका है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे में आपने देखा होगा। तो ये DDT क्या है? तो ये है आपका अजैव अपघटनीय प्रदूषक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, नहीं पे आपको फोकस करना होता है कि क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। लकड़ी, कोयला, गोबर दोनों आपका तीनों आपका बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? मतलब देखो आ गया, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछ रहा है ये। तो ये क्वेश्चन तो आपका हर एक पेपर में ही मिला है आपको। तो आर्गन नहीं है, बाकी ये आपकी है। तो 8-9 गैसें हैं, उनको याद कर लो सही से एक जगह लिख करके। ये क्वेश्चन एक तो कंफर्म हो ही जाएगा आपको, क्योंकि हर बार मिल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 3-4 बार तो मिल ही गया है रिपीटेशन में, तो वहाँ से सॉल्व होने का चांस बनता है। देखो, आवासीय क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और व्यापारिक क्षेत्र है। आप इसमें अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो सबसे कम डेसिबल का किस क्षेत्र में होगा? तो शांत क्षेत्र में होगा। 50, 55, 65, 70 में से सबसे कम डेसिबल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? 50। तो इसका मतलब B का 1 से मिल जाएगा, और B का 1 से अगर मिल जाएगा तो आपको दिख रहा होगा कि 2 से तो आप टाटा बाय बाय कर ही लोगे, तो बचेंगे 2 ऑप्शन। जब बिल्कुल भी ना पता हो तो एक कॉमन सेंस तो काम करता ही है ना क्वेश्चन को करते टाइम। अब शांत क्षेत्र के बाद औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र, ये दोनों ज़्यादा आवाज़ करेंगे। आवासीय क्षेत्र जो रहने वाले हैं उसकी थोड़ी सी डेसिबल बढ़ेगी। तो इसमें से देखेंगे तो सबसे कम कौन सी जा रही है? फिर 55, तीनों में से जो बची है। तो A का हो जाएगा B, और A का B आपको दे रखा है दोनों में, तो आपको उससे कोई हेल्प हुई नहीं। बट आगे आप देखोगे औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में किसकी ज़्यादा होनी चाहिए और किसकी कम। तो व्यापारिक क्षेत्र की कम हो, औद्योगिक क्षेत्र की ज़्यादा रहेगी डेसिबल। तो आप यहाँ देख पाओगे कि C का 4, तो C का 4 जैसे ही हो जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी इनके डेसिबल याद कर लेना थोड़ा रेंज को, है ना। पर कॉमन सेंस क्वेश्चन में लगता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में कॉमन सेंस लगता है, ये रटने वाले हैं, है ना। तो जैसे खट्टे नासर क्या है? खट्टे नासर हैं आपके जीवाणु। गन्ने का लाल सड़न रोग किसकी वजह से होता है? तो ये आपके कवक की वजह से होता है। आलू का कृष्णकांत रोग ये आपकी ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का साहू रोग आपका कीट की कमी से। ठीक है, अब इसका जो मैच कर रहा हो आप इसको मैच करा दो। ठीक है, आपको बड़ा जल्दी कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हो, आपके पास एक्सप्लेन किया हुआ पेपर रखा हुआ है। बाकी मैं पेपर जब कराऊंगा ना आपको मॉक टेस्ट,
तो ढंग से एक्सप्लेन करूँगा फिर। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो है आपकी मीथेन। ठीक है, अभी मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेना, करंट में बहुत न्यूज में है मंगल ग्रह, है ना, जल वगैरह के उसमें और सोर्स मिलते जा रहे हैं लगातार, तो उससे पूछ सकता है। ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप पूछा है तो वो है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? मतलब स्तनधारी भी है, और स्तनधारी की क्वालिटी होती है कि वो बच्चे पैदा करते हैं ना कि अंडे। जैसे मानव स्तनधारी है तो मानव कोई अंडे थोड़ी देता है, बच्चे ही तो होते हैं ना। तो वैसे ही जितने भी स्तनधारी हैं उनमें से कौन अंडे देता है? तो एकिडिना एक स्तनधारी भी है, लेकिन उसके बावजूद वो अंडे देता है। ठीक है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो ए ऑप्शन है आपका छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं उसको, मेनिनजाइटिस को, के स्वरूप में। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक का। लेकिन इसके दो ऑप्शन दे दिए थे यूपीपीसीएस ने, आयोग ने, तो दोनों ऑप्शनों को सही माना था, ए और डी, निमोनिया वाला। ठीक है ना। चलिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है आपका फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा, और इसकी चर्चा आप लगातार न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो पता चलता है ना, कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये कोई पहली बार आप नहीं देख रहे हो उस क्वेश्चन को, तो एंडीज नहीं है, एडीज होता है, खाली एडीज इजिप्टी मच्छर होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव, मतलब प्रकाश रासायनिक धुंध जो होती है उसमें सदैव क्या पाया जाता है? तो सदैव आपको मिलेगा उसमें क्या, बताइए। तो उसमें 3 पाए जाते हैं, ओजोन उसमें से एक रहता है ना, और पेन जो सुना होगा आपने, पेन जो द्वितीयक प्रदूषक होता है वो प्रकाश रासायनिक धुंध में मिलता है, पेन, ओजोन मिलता है। ठीक है ना, और उसमें एक और होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है, तो उससे मिलकर के प्रकाश रासायनिक धुंध बनता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ओजोन। निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये मतलब इधर साइड में ये जो दे रखा है ये एसआई मात्रक दे रखे हैं, कौन से? एसआई मात्रक देखे हुए। ठीक है ना, तो जैसे लेंस की क्षमता, तो पूछे कि लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर होता है इसका एसआई मात्रक, बिल्कुल। अगर दाब का देखोगे या दबाव का देखोगे, प्रेशर का, तो पास्कल होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, क्यूरी इसका मात्रक तो है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। क्या है वो? एसआई मात्रक नहीं है क्यूरी। इसका जो एसआई मात्रक है वो है बेकुरल। क्या है? बेकुरल। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊष्मा का जूल ये एसआई मात्रक है, बिल्कुल, तो ये भी आंसर है, मतलब इसका ये सही है, बाकी ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है आपका। ठीक है, निम्न किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो वो है आपका बांग्लादेश। चलो, ये तो इसने देशों के नाम पूछ लिए थे। अगर इंडिया में, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो वो स्टेट का नाम भी आप बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी पूछा हुआ है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मुख्य अवयव प्राकृतिक गैस का जो नेचुरल गैस है, तो क्या होगा उसका? मीथेन। ठीक है ना। पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? मतलब जो वायुमंडल पृथ्वी का गर्म होता है वो किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये रट लेना आप, एकदम दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। आप कहोगे हमें रटना नहीं है, हमें तो समझ रखा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एल्बिडो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो उससे एकदम कभी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ये है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस, है ना, ये आ रही हैं शॉर्ट वेव, फिर लॉन्ग वेव आपकी जाती हैं ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के, तो उसी से वो गर्म होता है। ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः बनी होती है किससे? तो उसमें भी आपका मीथेन पाया जाता है, काफ़ी पाया जाता है वो भी। ठीक है ना, तो उसका भी आपका ये देखो, सीएनजी गैस के रूप में लगभग 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण में कम ऊर्जा घनत्व होता है। तो ये आपको सीएनजी का रहेगा कि मीथेन उसमें मोस्टली मुख्य अवयव है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर। ठीक है,
एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है ना। एक गिलास पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो क्या वो समांगी मिश्रण बनाएगा? उसी टाइप से पूछ रहा है। तो हाँ भाई, ये सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला अगर होगा तो वो घोल समरस नहीं होगा। तो कथन आपका, वो कारण आपका गलत जा रहा है आपकी। तो मतलब ए सही है और आर आपका गलत है। ये आंसर जाएगा। ठीक है, ये बाद में एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे रखा है, वो आप देख सकते हो। ठीक है। सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये पूछ रहा है, एक औषधि का नाम इसने दे दिया सल्फा ड्रग, फिर पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की है। तो ये एंटी बैक्टीरियल है। कैसी है? एंटी बैक्टीरियल औषधि है। ठीक है, सल्फा ड्रग। कुछ समाचार पत्र और पत्रिका दे रखी हैं और ये देता ही है, पेपर में पूछता ही है। उसके बाद दे रखा है प्रकाशन का स्थान, कि कहाँ कहाँ इसका प्रकाशन होता था। तो स्वदेश जो पत्रिका है वो हमारे बाबा जी के यहाँ से होती है, जो हमारे सीएम है ना, योगी आदित्यनाथ जी। तो वो उनका जो संसदीय क्षेत्र रहता है वो गोरखपुर। ठीक है ना, तो गोरखपुर ए का 4 से आप मिला लो। ए का 4 से जैसे आंसर मिलेगा, आंसर तो आपको मिल जाएगा। बाकी भी नाम तो आपको याद रखने हैं ना। तो भारत बंधु आपका हाथरस। ठीक है ना। सत्यवादी, सत्य बोल करके आग लगा दी, तो सत्यवादी आगरा। शक्ति आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको मैच करके। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं बताना है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मुझे ये बता देना कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं दिखाई दिया है। अब फिर ये मत कहना कि ये इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ये 2022 का ही पेपर हम कर रहे हैं और 2022 के पेपर में ही रिपीटेड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं तुमको। अब बताओ, इसमें से अगर तुम ये गारंटी दे दो मुझे कि इसमें से ये क्वेश्चन हमने पहले नहीं देखा है या इसका ऑप्शन हमारे पहले नहीं पढ़े हैं, बताओ। रेयान कितनी बार गलत तरीके से ही पूछा गया है कि उसका ऑप्शन गलत दिया है। ये रूपांतरित स्टार्च नहीं होता, ये फाइबर होता है। तो यही गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। आंसर आपका ये होगा। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। कितनी बार दिखा दें आपको साइंस में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बाबू। देखो, पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? जैसे ऊपर पूछा था, है ना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये है कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। प्लास्टिक के कप अगर बायोडिग्रेडेबल होते तो फिर प्लास्टिक को बंद करने पे काहे को इतना जोर देते। इसलिए ये ऊन आपकी बायोडिग्रेडेबल है। बाकी ये तीनों चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ओके। निम्न प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पढ़ रखे हों कहीं ढंग से डीपली तो हो पाते हैं, बाकी ये रिपीट में आ जाए तो हो जाते हैं, बाकी नहीं आएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा इंजनों में से। निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो जो धार्मिक संश्लेषण है उसके बारे में अशोक का कौन सा शिलालेख कहता है? तो ये है आपका आंसर ए, 12वां शिलालेख है। कौन सा? 12वां। तो 12वां शिलालेख ये कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, है ना, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये धर्मनिरपेक्षता वाला टाइप है कि कोऑर्डिनेशन की बात करता है ये प्रत्येक धर्म की। तो ये आपका 12वां शिलालेख है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे रखा है, ये भी आप देख सकते हो। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कर लेंगे जी, उनको काल के अनुसार व्यवस्थित कर देंगे, वो भी देख लेंगे। आप मुझे ये बता दो, क्या सामूगढ़ की लड़ाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आई? क्या धर्मट की लड़ाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आई? आप कहो हाँ आई। अरे तो थोड़ा तो हेल्प हुई। ये 1658 का है, ये भी 1658 का युद्ध है और देवराय की लड़ाई अलग जाएगी। बाकी बनारस के पास सुजा की जो पराजय है ये भी आपकी 1658 की है। अब बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा कुछ आइडिया? जब 2 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, 3 और 4 आपको दिख रहा है। धर्मत में जो विजय हुई, सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई, सब 1658 की है। तो जो धर्मट की लड़ाई हुई है, ये धर्मट की, ये आपकी अप्रैल में रही है। कब? अप्रैल में, अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की आपकी मई में चली गई है। तो इसका मतलब 4 के बाद 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 4 के बाद 3 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ 4 के बाद 2 आ रहा है, तो ये होगा नहीं।
यहाँ 4 के बाद 3 आ रहा है, होल्ड कर लेंगे। यहाँ 4 के बाद 3 आ रहा है, होल्ड कर लेंगे। यहाँ 3 के बाद 4 आ रहा है, ये होगा नहीं। अब बी और सी ऑप्शन बचे, बी और सी ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन को और देख लेते हैं। तो देवराय की लड़ाई आपकी जो हुई है ये 1659 में हुई है, 1659 में हुई है। लेकिन बनारस के पास जो सूजा की पराजय हुई थी ये आपकी फरवरी 1658 में हुई है। कब हुई है? फरवरी, फ़ेब 1658 में। तो ये 3 लड़ाइयाँ तो आपकी 1658 में ही हुई हैं। फिर आप कहोगे हमें 2 ही मालूम थी, 2 नहीं पता थी। भाई 2 तो पता थी, और 2 के पता होने की वजह से आपका जो है 2 ऑप्शन तो डिलीट ही कर दिए थे आपने। 50% चांस खेल रहे थे आप इधर, तो कम से कम 50% तक पहुँचोगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों में, अब ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, और हिस्ट्री के क्वेश्चन तो नचा देते हैं भाई, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट उनका कुछ एक आध ऑप्शन हो जाता है। बाकी तो ऐसा लगेगा कि बस नया ही पूछ लिया इसने कुछ। इसमें जैसे ये तुम्हें लगेगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा देख करके तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक मार दोगे, क्योंकि रटा हुआ है बचपन से जी हमने। तो फिर भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। चलो डी का 2 मैच कर लेंगे, लेकिन डी के 2 में 2 हैं, तो कम से कम 2 से तो हमें छुटकारा मिला, 2 से तो हमें छुटकारा मिला। सी का 1 दोनों में मिल रहा है, तो सी का 1 वैसे मिल जाएगा कि जमात खाना मस्जिद आपकी किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की। अब बचे 2, इल्तुतमिश और बलबन। तो सुल्तानगढ़ी आपकी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। और लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। यही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा फिर? सुल्तानगढ़ी का आप इल्तुतमिश से मिला दो 1 का 3, तो आंसर आपका ये मैच कर जाएगा। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल, वो कौन सा पुरास्थल ऐसा है जहाँ नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? और नाव के चित्र कहाँ मिलेंगे? जो बंदरगाह होगा, पोर्ट कहाँ है आपका? लोथल में। तो लोथल आपका कौन सी जगह ऑप्शन में है? कहीं एक जगह था, दूसरा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों हो गए। ठीक है ना। तो यही है कि आपकी जो पुरानी नॉलेज है उसका इस्तेमाल आप अन्य क्वेश्चनों में कैसे करते हैं जो आपको पता नहीं होता है ना। तो एक आइडिया लगाते हो बस। नाव वाव कहाँ मिलेंगी? जो बंदरगाह होंगे। बंदरगाह कहाँ मिलता है? लोथल में। तो लोथल जिस ऑप्शन में एक ही में था लोथल, हमको मोहनजोदड़ो में इतना आइडिया नहीं था, पर लग गया आंसर। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ, कौन सा? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये अमरावती है। ऐसे क्वेश्चन तो रटने ही पड़ते हैं, किसी ने ज़्यादा ही डीपली पढ़ रखा हो तो लगा पाएगा, वरना मुश्किल हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भद्र द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ये किसने रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। ऐसे क्वेश्चन देख करके तो लगता है रिपीटेशन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्यों भाई, हिस्ट्री तो हिलाकर सच में रखती है भाई। किसी की हिस्ट्री बहुत तगड़ी होगी तो बहुत ही रेयर केस है। एक मेरा दोस्त हैं जो JNU से DU में साथ पढ़े थे हमारे, फिर JNU से उन्होंने, हमारा हिस्ट्री ऑनर्स था, तो उन्होंने फिर JNU से कम आगे ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर PhD भी। मतलब उसके बाद जब फ़ोन पे बात होती कहती UPSC के पेपर जब देते थे पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है। हमको तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, इसलिए हिस्ट्री। बिहार से थे तो ऐसे ही बोलते थे वो थोड़ा। तो हिस्ट्री सच में ही है। तलार, पटकोल अधिकारी, सहसा अधिपति, बलाधिप। अब मिलाइए इनको कि तलार कौन थे? तलार तलवार लेकर के घूमते थे। तलवार लेकर के कब घूमते थे? क्योंकि वो रात्रि के सुरक्षाकर्मी थे। तो 1 का 3 से मिला दीजिए। मिला करके आंसर तो हमको मिल गया है, लेकिन बाकी भी हमको मिलाने हैं। अब पट्टकोल अधिकारी क्या करते थे? ग्रामीण कर वसूली करते थे। सहसाधिपति क्या कहते थे कि किसका साहस हो गया जो चोरी डकैती कर ले? तो सहसाधिपति मिलते थे चोरी डकैती के मुकदमों का निपटारा करते थे। तो सी का 2 हो गया। बलाधिप, बला चंगा बलासी मैं लुट गया, तो बलाधिप चुंगी, बलाधिप चुंगी का सुरक्षक। तो आपको आंसर मिल ही चुका था। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये एक क्रम से ही चले थे, इस तरीके से उनकी क्रम चली थी। वारंगल जाकर पहुंचे थे। अगर डेट ना भी पता होती तो आपको पता रहता कि वारंगल सबसे लास्ट में आएगा, ये 1310 में इनको विजय किया था इन्होंने। ठीक है ना। तो जैसे इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो वारंगल सबसे लास्ट में यहाँ आ रहा है। बाकी आप इनकी डेट याद कर लोगे। जैसे ये रखें गुजरात विजय औरंगजेब की रही थी 1200, अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय रही थी 1299 में गुजरात, रणथंबोर 1301 में, चित्तौड़ 1303 और वारंगल आपका 1310। ये याद कर लेना आप, क्योंकि ये अब नहीं तो फिर कभी पूछ ही लेगा। निम्नलिखित क्योंकि आपको 2 पेपर भी देने हैं, RO भी देना है
पहले आपको यूपीपीसीएस का देना है, फिर आरओ का देना है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो वर्मन वर्मन वर्मन, तीनों ही वर्मन दे दिए हैं। और ये गया ताम्रपत्र में सर्ववर्मन नहीं थे, असीरगढ़ था। क्या था? असीरगढ़। असीरगढ़ ताम्रपत्र था, तो यही आपका गलत हो गया। बाकी ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता टू देव वर्णांक के अभिलेख। तो ये 3 आपके हो गए। और आपका सर्ववर्मन में असीरगढ़ का है, ना कि गया का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? अब ऐसे क्वेश्चन भैया छोड़ के चले आओ, ना पता हो ढंग से तो वही बेहतर है। बाकी देख लो, पता चला कि 2024 में ही कहीं थोड़ा बहुत लिंक मिल जाए। तो ये है आपका आंसर, इसका मारवाड़ था। क्या था? मारवाड़। किसी का भी आंसर का अगर गड़बड़ दे दिया जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता दिया करो, है ना। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि तुमने सारी लड़ाइयों को तो नहीं देखा होगा, एक दो उसने उल्टी सीधी दे देगा वो, परंतु ये भी गारंटी है कि क्या आपने पोर्टो नोवा का युद्ध आपने पहले नहीं देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में? क्या आपने बेदरा की लड़ाई का आपने पहले नहीं देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में? बताइए, रिपीट है। तो जब आपको इन दोनों का पता है तो बताइए आइडिया लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और ये इतनी फेमस है लड़ाई, बेदरा की लड़ाई बहुत फेमस है, क्योंकि अंग्रेज़ों और डचों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1759 में। तो एक आपको मिल गया। और पोर्टो नोवा का युद्ध आपने पहले प्रीवियस ईयर में दे रखा है कि 1781 में अंग्रेज़ों के बीच में और हैदर अली के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1781 में फिर इनकी मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली थी। तो ये 2 तो आपको मिल गए। इसका मतलब ये है कि चौथा पहले आएगा 2 से, तो 4 2 से पहले आएगा, इसको छोड़ रखा है हमने। 4 2 से पहले आएगा, इसको छोड़ रखा है। लेकिन यहाँ 2 4 से पहले आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ 2 4 से पहले आ गया तो ये गलत हो गया। कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाए। बताइए, कर पाए कि नहीं? अब बाकी जो रहेगा अब यहाँ देख लीजिए, क्योंकि मुदकी का जो युद्ध हुआ है ये आपका 1845 में हुआ है। कब? 1845 में, ठीक है ना। और ये सकरखेड़ा का जो युद्ध हुआ है ये आपका रहा है 1724 में। इसको अब याद कर लो तुम, है ना, कि आगे अगर मिलेगा, पता चला कि ये पोर्टो नोवा बेदरा ना दे करके मुदकी या सकरखेड़ा दे दे, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा कि 3 पहले आएगा। 3 1 से पहले आ गया, आंसर आपका लग गया, ठीक है ना। और ये यहाँ दे रखा है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो, ठीक है ना। उनकी डेट दे रखी है सीधी सीधी। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज की संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने किया था बताइए? तो वो शासक थे आपके कौन? शाहजहाँ, ठीक है ना। इन्होंने जो एक कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रेरित की थी, है ना। तो बादशाह ने निवेदन करके बनारस और इलाहाबाद के जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था इन्होंने। किसने? कविंद्र आचार्य सरस्वती ने। तो शाहजहाँ ने उनको संरक्षण दिया था। अब ये कुछ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो कार्य हैं जो उन्होंने किए थे, उनसे संबंधित कार्य या पद ये ऊपर दे रखा है। जो कौन का किससे मिलता है ये आपको मिलाना पड़ेगा। ना तो आपको ये सारे नाम एक भी अनजान सा नहीं लग रहा होगा कि नहीं भाई कुछ ऐसा नाम है जो हमने पहले नहीं सुना, तो आपने सब सुना है। ये बिल्कुल ना कहें कि हमने नहीं सुना। डी.के. कर्वे किससे संबंधित थे? क्या डी.के. कर्वे विधवा विवाह से संबंधित नहीं थे? तो विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे डी.के. कर्वे। तो ए का 2 मिल जाएगा। आंसर पे आप 1 पाने के बाद भी पहुंच जाओगे, और किसी एक को पालो, चाहे किसी का भी। J.E.D. बैथुन, क्या ये कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी? बैथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, आप इसे दोबारा देख सकते हो, आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो। तो बी का 1 मिल गया। आंसर तो आपको मिल चुका है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, और B.M. मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने, B.M. मालाबारी, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो B.M. मालाबारी को तो आप अच्छे से पता होगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था आपका 1891 में, है ना, वो इनेक्ट किया गया था 12 साल की लड़कियों की एज को
तो बाल विवाह के विरुद्ध था ये। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है, चिटगांव शस्त्रागार छापा आपको पता है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। और ये कोई आसपास की घटनाएं नहीं है, ये थोड़ी दूर दूर की घटनाएं। कैसे दूर दूर की है, तो आप देखिए कि ये जो गदर पार्टी की स्थापना है ये आपकी 1913 की है, ठीक है। तो जो चिटगांव शस्त्रागार छापा है, चिटगांव शस्त्रागार छापा, ये आपका कब का है, 1930 का। तो ये आपका 1930 का है। तो जैसे ही आपको पता चला कि 1 पहले आएगा 2 से, तो 1 पहले आएगा 2 से, यहाँ 1 2 से पहले नहीं है, 1 पहले आएगा 2 से, छोड़ दिया, यहाँ 1 2 से पहले नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो आपने उड़ा दिए। अब या तो ए होगा या सी होगा, तो हमने 2 देख रखे। अभी आगे चलते हैं तीसरे पे। बर्लिन में जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी, ये आपकी हुई है कब, 1914 में। कब हुई है, 1914 में। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद 3 आना चाहिए और 1 3 2 होना चाहिए। तो ए वाले में 1 3 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन सी वाले में 1 3 2 हो रहा है। तो आंसर ऐसे ही पहुंचा जाता है। अगर आपको सारे नहीं पता, अगर 1 2 भी पता है तो आप उससे पहुंचने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। बाकी बचा केंद्रीय असेंबली बम कांड, तो ये आपका जो हुआ था ये 1929 में हुआ था, है ना, ये 1929 में हुआ था। चलो ये ऑप्शन दे रखे हैं बाकायदा, यहाँ डेट के हिसाब से भी दे रखा है पूरा। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, कौन सा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। अच्छा रेड ही रेड हो गया है तो दिखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि उनके संस्थापक कौन थे। तो एक्चुअली में तो ये चारों ऑप्शनों में से नहीं माना गया कि इनके संस्थापक ये थे, क्योंकि इन्होंने माना कि ये इस टाइप का कोई संघ था ही नहीं, है ना। तो वो बात करी थी कि इनको HSRA की बात करना चाह रहे हैं। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। बट इसका आंसर कुछ, भारत में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ चुका था 1992 में। फिर भारत में संसद के द्वारा ही पंचायत एक्सटेंशनल शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया, जिसको हम बोलते हैं कैसे, क्या नाम है उसका, पेशा। तो पेशा जब बोलते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं 1996। तो कब आंसर है इसका, कब पारित किया गया, 1996 में। अच्छा क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो लाया गया था पेशा, तो इसकी समिति थी, एक भूरिया समिति बनाई गई थी। तो उसने अपना 1995 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो उसी आधार पे, भूरिया समिति के आधार पर पेशा एक्ट लाया गया था 1996 में। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आप थोड़ा बहुत देख सकते हो यहाँ, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले संबंधित थे, क्या इनका नाम आपको नहीं पता या इनसे संबंधित चीज़ें नहीं पता, तो जाति विरोधी आंदोलनों से संबंधित थे ये, है ना। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। यही पूछता है और क्या पूछेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि, ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा ये शंकरन नायर, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा था एक बार। अगर आपकी मेमोरी में हो तो बताना कि इन्होंने भी ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कुछ अपना त्यागा था। कुछ क्या त्यागा था ये आप बताओगे। ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस में आ रखे हैं, ये कई बार आ चुका है, ये एक बार आ रखा है, शंकरन नायर वाला। तो इन्होंने किसी से अपनी सदस्यता हटाई थी, ये आप आंसर में बताओगे हमें, ठीक है ना। चलिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, कब की गई थी। प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा थी वो कब की गई थी, तो अगस्त ही है सब, 24, 22, 25, 23, तो वो थी 24 अगस्त। देखो ईयर भी सब सेम है, अगस्त का महीना भी सेम है, अब डेट अलग अलग थी, तो ये नज़दीक वाला पूछ लिया काफ़ी। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ट्रेड यूनियन दे रखे हैं और इधर आपकी दलीय संबद्धता दे रखी है। ये क्वेश्चन पूछने का कारण तब यही था कि उस समय 2022 के काल में आपको मालूम है कि किसानों का आंदोलन बहुत चल रहा था। और किसान आंदोलन कौन लड़ते हैं, किसान आंदोलन अगर करेंगे तो नॉर्मल किसान तो होते नहीं है, संगठन होते हैं रोडों पे। तो ये ट्रेड यूनियन इधर दे रखे हैं आपके, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला ए का 4 आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है तो वो ज़्यादा टिपिकल बनाता नहीं है, एक को अगर आप पकड़ गए तो आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है ना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जैसे नाम में कांग्रेस है इसमें, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस मिला दीजिए उसको, है ना, INC से। और नेक्स्ट है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंडिया, तो सी का आपको किसे मिल जाएगा, 3 से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी।
बाकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, डी का 2। बाकी तो आप मिला लो, फिर आंसर तो आपको मिल जाना है, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कर लेंगे जी, कि मतलब किसका क्या रैंकिंग है, मतलब किस हिसाब से है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। जैसे संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र ये आपका कैस में मिल जाता है, भाग 1 क्यों, तो ये आपका जो है भाग 1 में है, किस में, भाग 1 में, तो आपको वाइड लगेगा। मौलिक कर्तव्य किस में है, भाग 4A। नागरिकता किस में है, भाग 2। राज्य के निधि किस में है, भाग किस में, 4 में। लगा दो आप, करो भाई अरेंज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आपको मालूम पड़ गया कि कौन सा भाग 1 में है, कौन सा भाग 4A में है, कौन सा भाग 2 में है, कौन सा भाग 4 में है। तो 1 3 4 2। नीचे 2 कथन दे रखे हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि भी सही हो गया हमारा, तो बी ऑप्शन जाएगा। अब अनुसूची दे रखे हैं और उनके विषय दे रखे हैं, और ये अनुसूची बहुत पूछ लेता है। देखो चतुर्थ अनुसूची से तो कुछ ज़्यादा ही प्यार है इसको। राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन जो कह देता है, तो बी का 1 से मिला दीजिए, इसको ज़्यादा प्यार है। 2 ऑप्शन हमारे 1 मिलाते ही कट चुके हैं, ठीक है ना। बाकी मिलाइए। तृतीय अनुसूची आपने नहीं देखी क्या, बार बार शपथ पूछ लेता है वो, तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप जो मिलेंगे वो 1 के A का 2 से मैच करा, तो आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है ना। सी का 4 और डी का 3, है ना। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची दे रखी है। 8वीं अनुसूची में आपको भाषाएं मिल जाएंगी, ठीक है। बलवंत राय, हाँ आ जाओ तुम, बार बार बैग, हमने कितनी बार बता दिया इस आंसर को, आप खुद ही करोगे इसे, और इसका आंसर भी आप ही देखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। अब ये दे रखा है कि कौन सा निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये करंट जब किताब आती है तो उसमें भी जो करंट में इलेक्शन हो जाते हैं राज्यों में, उसको ही उठा लेता है ज़्यादातर। और चलिए देख लेते हैं गोवा में कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सदस्य संख्या है। तो गोवा में 40 सही है, उत्तराखंड में 70 सही है, मणिपुर में 62 नाम की कोई सीटें कहीं देखी नहीं, कोई 60 सीटें रहती हैं, 60, ठीक है ना। चलिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, तो ये था 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो है NCT बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आपके ऐड किए गए थे, 239A, एक था फिर 239AB, है ना। तो ये ऐड किए गए थे उसमें संविधान में। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। संविधान की जो मूल संरचना है, ये क्या पहली बार क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं जी, पहली बार नहीं पूछ रहा है। और 2023 का ही पेपर देखेंगे तब भी बता दे रहे कितना पैटर्न चेंज हो रहा है पैटर्न चेंज, यकीन मानो हो रहा है, मान लेते हैं। लेकिन जो पॉइंट हैं वो, एक तो सेक्टर भी वही है, वहीं से पूछेगा क्वेश्चन, और ऑप्शन में भी तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आसानी तो हो जाएगी थोड़ा सा क्वेश्चन को टैकल करने में। फिर पढ़ा ही है तो हमने तो कर ही लेंगे। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब आपको मौलिक कर्तव्य हमने क्वेश्चन में पूछा था कि पहले मूल रूप से संविधान में 10 थे, उसके बाद आपका जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, तो 11 हो गए थे। अब पूछ ये रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा जो है, ये आर्टिकल आपका 49 में मिलेगा। किसमें? आर्टिकल 49 में। तो ये नीति निर्देशक तत्व हो गया, ना कि ये मौलिक कर्तव्य, ठीक है। निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीछे मिल जाएंगे, पर इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने कोई उपराष्ट्रपति का पद नहीं लिया था, ये सीधे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। अब पूछ लिया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में कब सम्मिलित किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अभी ऊपर ही जिक्र कर रहे थे हम उसका। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो कैसे बनाया जा सकता है? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा।
तो इसका है कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया सकता है। इसका आर्टिकल आपको मालूम है, लोक सेवा आयोग की जब हम बात करते हैं तो 315, बस क्लोज टू ऑल लग जाएगा जो इस ऑप्शन को डिफाइन करेगा। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब भी करंट में जिन जिन स्टेट में आपके विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं तो विधानसभा के नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष होते हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए और कौन कौन से राज्य से संबंधित है ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की जो निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की, कौन सा एक सही है इनमें से? तो A और B दोनों ही सही हैं। आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों को रखा था उन्होंने, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, वो आप पढ़ सकते हो थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, बिल्कुल माना गया, सामाजिक समस्या है ही है ना। तो पॉवर्टी इज ए सोशल प्रॉब्लम, समाज की समस्या है निर्धनता, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है, ठीक है। किसी ने किया होगा लंदन में निर्धनता पर शोध, तो इस शोध के जो शोधार्थी थे उसका नाम बताइए। जैसे हमारा शोध विषय है बांग्लादेश से रिलेटेड, इंडिया बांग्लादेश संबंध, बिम्स्टेक के संदर्भ में PhD कर रहे हैं, उसमें हमारा ये सब्जेक्ट है कहाँ, तो ऐसे ही है। तो निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना, तो उसमें बताइए, तो ये किसने माना था? ये है चार्ल्स बूथ, ठीक है ना। जैसे आपने पॉवर्टी को एक विशियस साइकिल माना था, दुष्चक्र, तो वो था नर्क से, वो ऐसे कुछ शब्दावलियों से नाम पूछ लेता है। अब ये निर्धनता टॉपिक है, फील्ड है आपका, बार बार क्वेश्चन इससे पूछता है, तो ये रट लो आप, चार्ल्स बूथ वाला। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण कौन करता है? आपकी लोक लेखा समिति करती है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया तूफान नहीं काट रहा है वो उधर। अब इनके नाम सुन लीजिए। क्या आपको इनमें से नहीं पता है? क्या एस स्वामीनाथन आपने पहले नहीं पढ़ा? क्या वर्गीज कुरियन आपने नहीं पढ़ा है? ऑप्शन आप मिला लोगे फिर। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित, वर्गीज कुरियन आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कि नहीं? तो जब A का 3 से मिल जाएगा और C का 2 से, A का 3 से मिल जाएगा और C का 2 से, तो क्या चाहिए आपको? आंसर तो मिल गया ना। तो B का 4 आर्थिक प्रशासक, L के जहाँ याद कर लो, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, D का 1 वो याद कर लो, कभी उनको पूछ ले तो। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मानव विकास सूचकांक 2022 तो करंट का क्वेश्चन है, पर ध्यान रखो कि जब आप करंट पढ़ोगे तो इस टाइप से ही क्वेश्चन तैयार करने हैं अपने हिसाब से। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं? आपको इंसाइट जनरेट करते हैं, आपके दृष्टिकोण को तय करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कोई दूसरा ट्यूटर आकर के नहीं बताएगा आप कर को कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, करंट अफेयर्स आई दृष्टि लेकर के आ जाते हैं लोग, ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे 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 ऐसे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, आपकी इंसाइट खुद जनरेट हो जाएगी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। टी माल्थस, बिल्कुल काफ़ी बार सुने हुए, नामी गिरामी लोग हैं। तो दी माल्थसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध उनका सिद्धांत था, उसको प्रतिपादित किया इन्होंने, लेकिन वो किससे संबंधित था बताइए? टी माल्थस किससे रिलेटेड था? माल्थस थ्योरी आपको आइडिया ही है, जनसंख्या से रिलेटेड है। किससे? और इन्होंने इस बात पे बताया था कि जनसंख्या का जो बढ़ने का क्रम है ना, उसकी जो दर है वो ज्यामितीय दर है, और जो खाद्य सामग्री उस जनसंख्या के हिसाब से बढ़ रही है वो गणितीय दर पे रही है। जैसे ज्यामितीय दर जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जनसंख्या दर बढ़ रही है, जैसे 1, 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस टाइप से बढ़ रही है ना। लेकिन जो खाद्य सामग्री है उनके अकॉर्डिंग वो गणितीय दर से बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस टाइप से। तो ये थ्योरी थी इनकी। जनसांख्यिकी लाभांश, ये पूछा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछता ही है। इंडिया चिल्लाता रहता है हमारी जनसंख्या की लाभांश बहुत है, हमारी युवा आबादी बहुत है। तो 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है उसको ही मानते हैं हम पॉपुलेशन डिविडेंड। बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इधर दे रखा है, वो आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। अब कुछ योजना के नाम दे रखे हैं, जिसमें से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, अगर चारों पहले नहीं पूछी होंगी तो क्या 1, 2 भी नहीं पूछी होगी पहले? बिल्कुल पूछी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आई है क्या कोई भी? जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये कब का है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बताइए? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपने पहले देख रखा है, 2005 का है। तो पहले A का 2 मिला लो, जैसे A का 2 मिलाया आंसर पे तो आप पहुंच चुके मेरे भाई। अब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, कौन सा? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। कब की गई थी?
95 में, क्योंकि आंसर तो मिल गया हमें, तो मैच तो हम कर ही लेंगे। अब C का 4, D का 3 है ना, C का 4, D का 3। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 की है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो 1999 की है। ये यार याद कर लो आप। जबकि हम बता रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से अगर एक ऑप्शन भी मिल गया और आपने मैच कर दिया तो आंसर तो मिल गया आपको, ठीक है ना। बाकी डेट आप याद कर लो आगे की ओर। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत होता है ना। इको फ्रेंडली बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली है वो। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो लोकसभा दे रखी है और इनके चुनाव के वर्ष दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तुम थोड़ा बहुत फंस सकते हो, क्योंकि आप 5-5 साल के हिसाब लगाओगे तो एक टाइम पे ऐसा था कि जब गठबंधन की राजनीति चल रही थी तब वो 5-5 साल का इनका हिसाब किताब पूरा नहीं होता था। जल्दी जल्दी इलेक्शन बहुत हुए हैं उस समय 90 सेंचुरी में, है ना। काफ़ी चीज़ें घटित हो रही थी। इसको तुम थोड़ा ठीक से क्वेश्चन को देखना, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि तुम तो 5-5 साल का ऐड लगाओगे और बता दोगे। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, इसका आंसर आप ही दोगे कि कौन सा सही नहीं है। बाकी 11वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो, 13वां लोकसभा इलेक्शन कब हुआ, नवा लोकसभा इलेक्शन कब हुआ, तो इसमें पूछना है कि कौन सा गलत है। तो गलत वाला आपको बताना है आंसर, ठीक है ना। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों, फार्म सब्सिडी किस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जब आंसर आप देखोगे तो 1 और 4 आंसर है इसका सी। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों को दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है ना। ये थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। जितनी भी सब्सिडियाँ देती हैं तो वो 4, तो 1 और 4 इसका सही आंसर था। बाकी दोनों ऑप्शन गलत थे। बाकी डेप्थ में इसको देख लेना, क्योंकि सब्सिडी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं, तो सब्सिडी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया। LBS की फुल फॉर्म है लीड बैंकिंग सिस्टम, है ना। ऐसे ही ना, ऐसे ही नहीं है, स्कीम है लीड बैंकिंग स्कीम। ऐसे यहाँ पर क्या मतलब है स्कीम? एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया आर्थिक उपाय है। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो PM जनधन योजना भी लेके आई थी गवर्नमेंट, तो ऐसा ही है लीड बैंकिंग स्कीम, ठीक है ना। तो ये कैसा बैंक है? तो ये आपका कैसा बैंक है ये आपको बताना। तो ये है अग्रणी बैंकिंग योजना, और ये कब आई थी? 1969 में। कब आई थी? 1969 में। तो पुराना है, ऐसा नहीं है कि नया ही है, काफ़ी पुराना है। तो ये पूछ लिया। क्रांति दे रखी हैं, और ये क्रांति तो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, आप इनमें माहिर हो चुके हो अब तक। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली क्रांति, सारी क्रांतियाँ रट रखी हैं आपने। तो रटी हुई हैं तो बता दो फिर रटा हुआ है तो। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद, बागवानी एवं शहद। ग्रे क्रांति आपको पता ही है, फर्टिलाइजर से ऐड मारते हो इसको। तो B का 4 आप मिलाओगे तो आप पहुंच जाओगे यहाँ। A का 2 से आप मिला दोगे तो बागवानी और शहद में पहुंच जाओगे आप यहाँ, क्योंकि A का 4 B का 4 से मिलाते ही ग्रे क्रांति, फर्टिलाइजर से आंसर तो आपको मिल चुका है। C का 1 आपको पता ही है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। और D का 3 काली क्रांति आपकी किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति। आंसर मिल जाएंगे आपको बिंदास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है ना, वेस्टर्न यूपी। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ठीक है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, ये भी ठीक है। तो मजे लो फिर, जब दोनों ही ठीक है। तो अभिकथन 1 दे रखा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। बात सही है। कारण क्या दे रखा है? रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। देखो कथन कारण जो आंसर था इसका सही नहीं बताया गया था कि कारण जो है कथन की पुष्टि कर रहा है, बट दोनों पॉइंट सही थे। तो A R दोनों सही हैं, और A की सही व्याख्या नहीं है। बस कुछ पहाड़ी पर्वतों के नाम दे रखे हैं, और उन पहाड़ी पर्वतों के नाम सच बता रहा हूँ 1 आध 2 का मान करके तुमको नहीं पता हो सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर तुमने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा दोगे। जैसे बिलारी आप किधर जाओगे, बिलारी की पहाड़ियाँ श्रृंखला आपने पढ़ी होंगी, पर्वत पहाड़ियाँ तो कर्नाटक में जाके पढ़ी हैं बिलारी। तो जैसे ही आप B का 4 लगाओगे क्या आंसर पे पहुंच जाओगे? तो कम से कम 2 पे तो पहुंच ही जाओगे। B उड़ा दोगे और D उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो बिलारी पे तो पहुंचे आप। तो जैसे बिलारी आपने मिला लिया, अब चिन्ह जो नाम आ रहा है ना,
तो चिन तो चीनी चीनी बोलते रहते हो ना तुम। हालांकि बोलना चाहिए, हमारे बोलना नहीं चाहिए। डीयू में हमारे एक प्रोफेसर थे, जब हम पढ़ते थे तो बच्चे जो चिंकी चिंकी बोलते थे ना वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो बहुत डांटते थे कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। तो चिन से नाम से आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट का ही कोई स्टेट जाएगा, तो सी का 2 से मैच कर लो। किसका? सी का 2 से। अब जैसे सी का 2 से मैच करेगा आंसर आपको मिल गया है, ठीक है ना। तो एक अथरी बटेश्वर पहाड़ी बिहार और धोसी पहाड़ी आपकी हरियाणा। मतलब जब क्वेश्चन में आप फंसोगे, पेपर करोगे तो फंसते तो वही हो, फिर आइडिया कैसे लगाना है, दिमाग कैसे चलाना है हमको, ये चला सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम के कुछ संयंत्र दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है। भाई ये क्वेश्चन तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले भी किया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपने इसको किया है। अब आप बताओगे कौन सा कहाँ पर है और किसका किससे रिलेटेड है। पहले तो ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है वो आंसर आप देख लीजिए। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको मालको बोलते हैं। तो ये मालको चेन्नई में नहीं है, ये मैटूर में है तमिलनाडु में ही, लेकिन कहाँ है? चेन्नई में नहीं है। कहाँ पर है? मैटूर में। तो मालको है मैटूर। मामा याद कर लो फिर, मालको मामा MM हो जाएगा ना, मैटूर मालको, ठीक है। तो चलो ये है। अब बाकी आप देख लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी, इसको बाल्को बोलते हैं। और बाल्को आपका कहाँ है? कोरबा में। कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। हीराकुंड उड़ीसा में पड़ता है। तो इंडाल्को आपका कहाँ है? हीराकुंड में। ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। और जो इंडाल्को है, इंडाल्को बोलते हैं INDL। हिंडाल्को आपको कहाँ पर है? तो हिंडाल्को रेणुकूट, और ये आपका यूपी में है, ठीक है ना। केबुल लामजाओ, कितनी बार पूछोगे? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील में अवस्थित है? किस झील में पूछ रहा है ये, बताइए। लोकटक झील कहाँ पर है? ये आप बता दो आंसर। लोकटक झील कहाँ पर है भाई? महासागरों के नाम दे रखे हैं उनका, और जो महासागर हैं उनके कुछ अधिकतम गहरे बिंदु हैं, उनका आपको नाम बताना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो सुंडागर्त का नाम सुनते ही आपको अपना हिंद महासागर का तो याद आ ही जाएगा। तो सी का 1 से मिला लो बाबू। तो सी का 1 से आप मिलाए तो सी का 1 से मिलाते ही आप आंसर पर पहुँच चुके हो। ए का 3 से मिल जाएगा, प्रशांत का मेरियाना गर्त है ना। और बी का 4 से मिल जाएगा, बी का 4 से मेलोय गर्त हो जाएगा आर्कटिक का। और अंध अटलांटिक का आपका प्यूर्टो रिको हो जाएगा। तो आंसर तो आपको मैच हो गया, ठीक है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, कारण पूछा रखा है कि कारण क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। हाँ, ऊंचाई के साथ तापमान बिल्कुल घटता है। तथा वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। बात सत्य है। तो बात सत्य है तो आपकी व्याख्या भी सत्य है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। अब कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र रखे हैं और राज्य के नाम दे रखे हैं, तो क्या बताओ अब इनको? इसका आंसर आप ही दोगे या हम ही बता दें? तो नंदा देवी कहाँ पर है आपका, बताइए। पंचमढ़ी कहाँ पर है? पंचमढ़ी कहाँ पर है? मानस कहाँ पर है? सुंदरवन कहाँ पर है? अब देखो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश दे रखा है उत्तराखंड में है। तो आंसर आप बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। म्यांमार का पेगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा पेगू योमा क्षेत्र, बताइए। तो ये पेगू योमा क्षेत्र जो आपका है वो आपका खनिज तेल के लिए फेमस है। म्यांमार का जो पेगू योमा क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए है। सूची 1 दे रखी है, कुछ जलप्रपात दे रखे हैं, और जलप्रपात आपको पता है कि ये देता ही रहता है बीच बीच में। तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। क्या बात है, रटा हुआ है क्या? अरे प्रीवियस में आता भैया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का याद है हमको। ऐसा नहीं है हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हम रट्टू हैं, रट्टू। हमने पीछे के रटे हुए। अच्छा चलो ठीक है। ए का 4 गोवा, तो ए का 4 गोवा आंसर तो आपको मिल गया ना। बी का 1 बरकाना कर्नाटक। अब देखो तुम कहोगे यार हमको बरकाना तो नहीं पता था, खंदा धारा तो नहीं पता था, पर दूध सागर तो पता था। दूध सागर पता हुए आंसर तो आ चुका था आपका। अब बाकी के जो नहीं पते थे अब पता कर लो इसको, पता चला कि फिर अगली बार आ जाए फिर कहो कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया आता हुआ। तो बरकाना कर्नाटक
खंडाधारा कहाँ मिलेगी आपको? 2 उड़ीसा, पलानी हिमाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा नगर इराक में सुत्तरी त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा त्रिकोण का क्या नाम दे रखा है? सुत्तरी। तो टाइप राइटर कभी कभी ऐसे टाइपिंग कर देते हैं कि सुत्तरी नहीं है, ये सुन्नी है। क्या है? सिया और सुन्नी मुस्लिम होते हैं ना, तो ये सुन्नी है कि सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। इसमें से कौन नहीं है? तो ये है बसरा। बाकी ये तीनों त्रिकोण का भाग है। आप इस तरीके से इनको देख सकते हो, है ना। टिकरित, रमादी, बगाद, ऊपर आएगा आपका टिकरित, है ना, ये वाला टिकरित, और बगादी आपका इधर आएगा, बगादी नहीं बगदाद, तो रामादी इधर आएगा आपका, रामादी, है ना। सुन्नी जो त्रिकोण है उसमें यही है, टिकरित ऊपर है, रामादी इधर है और बगदाद आपका इधर है, ठीक है ना। चलिए, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है बताइए? सर्वाधिक तटीय ज्वारी शक्ति, तो खंबात का तट आ रखा है ये पहले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है? तो इसमें से महानदी है। वैसे तो आप लगाओगे जब तो गोदावरी आ जाएगी उधर। कुछ जनजातियां दे रखी है और उनके राज्य दे रखे हैं कि कौन सी जनजाति किससे मैच करती है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका होता है। कुकी जनजाति का यूपी में है? अरे कुकी आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हो यार, है ना। मणिपुर में जो संघर्ष चल रहा है तो कुकी और मैती के बीच में चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ दूसरा हो वो उड़ा दो इसको, ये गलत ये गलत, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे आपके, 1 4 और 3 4। इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि 4 दोनों में आ रहा है, तो ये आपका चौथा तो सही है। अब फंस रहे हो आप और 1 और 2 पे, अब वो 1 और 2 देख लो आप, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2 सही सुमेलित हैं। क्या है? 2 सही सुमेलित हैं। तो इसमें बताया कि पालियान जो है ना, ये पालियान केरल में है। इसमें आंसर जो था वो कोई भी आंसर नहीं था, इसमें चारों ही गलत दे रखे हैं। ये बोला था कि पालियान केरल में है। जो तमिलनाडु में जो जनजाति रहती है वो पालियान नहीं रहती, वो पल्लीयान रहती है। कौन सी? पालियान। ये इस टाइप से लिखा गया था कि पालियान रहती है, ना कि पालियान। तो पालियान केरल में रहती है। यानदी जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में, तो ये गलत है। कुकी जनजाति आप नॉर्थ ईस्ट में देख ही रहे हो। और केरिया जनजाति नहीं है, इसको अगर उड़ीसा में करना था तो खरिया करते। क्या? खरिया। तो खरिया जनजाति जरूर है आपकी, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो कोई सा भी ऑप्शन इसका नहीं रखा गया था। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, लेकिन इसका कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करेगा। बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आप लगाओगे ए आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या नहीं है। निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी श्रृंखला आप इनमें से देखो तो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हमको बताओ भैया, इसमें तुमको अन्नामलाई आपको हिमालय पर्वत की लग रही है क्या? तो तीसरा तो नहीं है, तो तीसरा जहाँ होगा वो तो आप काट दोगे। अब 2 दोनों में ही है, तो इसका मतलब लाहौल से तो आपका आ रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। अब क्या एक है या नहीं? सिरूमाली भी आपकी साउथ की है, तो ये भी नहीं होगा। तो 4 तो वैसे ही उड़ा दिए, बात की 1 पे टिक रही है, एक है या नहीं। तो चौऊ है हिमालय पर्वत की, तो 1 2 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है? हाँ जी बिल्कुल उत्पादक है तांबे का। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरीफेरा तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। आंसर बताइए क्या जाएगा इसका? तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि उत्तरी चिली का एंडीज जो क्षेत्र है पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप में संपन्न है, इसलिए तो चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। हाँ जी बिल्कुल, तो आपका भी ऑप्शन सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी। काराकुम मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है ये। काराकुम पहले भी आ रखा है, देख लेना, है ना। काराकुम पहले भी आ रखा है, लेकिन वो है 4 ऑप्शन दे रखे थे उसने, काराकुम, सैंडी, इस टाइप से दे रखे थे, तो उनको मिल रहा था। यहाँ सिर्फ काराकुम एक अलग ऑप्शन बना करके आंसर पूछ लिया, कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान।
है ना। चलिए 70% भाग इसका जो है आपका तुर्कमेनिस्तान में है, बाकी अदर जगह है कजाकिस्तान में, है ना। तो यहाँ भी है, बट इसका आंसर जब जाएगा तो 70% यहाँ है, 30% आपका वहाँ मिलेगा कजाकिस्तान में। भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत के संदर्भ में संदर्भ बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। छठा नहीं है, सातवां है, तो एक गलत है, एक जैसी गलत हो गया तो एक ऑप्शन गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। हाँ जी, ये सही है। तो जब ये सही है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है। अब कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन जैसे ही सही हुआ आपको आंसर मिल चुका है 2 और 3। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ना जी, आगे देखिए। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो बोर्नियो द्वीप है, अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने देखा होगा। अगर मुझे लग रहा है रिपीटेड तो हो सकता है, मैंने देखा ये इसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी उसमें देख रखा हो, बट क्वेश्चन तो आया हुआ है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी, बताइए, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोनों। ठीक, नीचे 2 कथन दे रखे हैं, ठीक है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकार में वृद्धि करते हैं। अधिकार में वृद्धि करते हैं, अधिकार में वृद्धि नहीं करते हैं, अधिकता में वृद्धि करते हैं, अधिकता में, है ना। तो वो सही है। नेक्स्ट कारण जो दे रखा है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का जो खुला क्षेत्र होता है ना, इसी वजह से तो खुला क्षेत्र है। तो कथन कारण आपके क्या है? दोनों सही है। और ये समझा रखा है थोड़ा सा डिटेल में, आप देख सकते हो इसको, है ना। बाकी तो आपने पढ़ रखा है यार, आप कोई इतने कमज़ोर विद्यार्थी नहीं हो, सब पढ़ रखा है आपने। थोड़ा थोड़ा हेल्प चाहिए, बाकी तो झंडे बुलंद कर ही दोगे आप। SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15, तो 13, 14, 15। 13 से जलवायु परिवर्तन। पहले जीवन आपका पानी में हुआ था या ज़मीन पे? तो पहले जीवन जो आया है मानव का, वो प्रगतिशील में देखोगे तो पानी से आया है। तो SDG 14 को हमने पहले पानी पे रखा, है ना, जल के नीचे जीवन पहुंचाया। 15 पे गए थे हम तो जल के ऊपर जीवन लेकर के। बाकी SDG 10 असमानताओं से कमी है, मैंने आपको चारों बता दिए, बाकी आप देख लीजिए। SDG तो ढंग से कर लेनी चाहिए। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 16 सितंबर को। प्रसिद्ध जो रूर केवल कोयला क्षेत्र, ये भी रिपीटेड है, क्योंकि रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? तो वो आपका जर्मनी में स्थित है। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? मतलब उसका कोई जो बॉर्डर है वो समुद्र से नहीं मिलता है, घिरा हुआ है और देशों से। तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है, बताइए। तो ये है आपका बोलिविया। कौन सा? बोलिविया, बोलोपिया, क्या बोलेंगे, दबे हुए हैं, स्थलरुद्ध हैं। तो 97वां क्वेश्चन है, ये भी आपने देख रखा है। चलो चारों नहीं मिले होंगे तो कुछ तो मिलेगा। ओसाका और डेट्रॉयट तो देखते ही स्माइल मार देनी चाहिए तुमको। डेट्रॉयट आपने मोटर वाहन सिटी, मतलब मोटर सिटी के रूप में जाना हुआ है, तो बी का 4 से जैसे मिलाओगे आंसर पे तो बच्चों पहुंचने वाले हो तुम। तो बी गलत, बी गलत, चमक आ जानी चाहिए आंखों में देखते ही। ओसाका आपको मालूम है सूती वस्त्र के लिए है, पहले आ रखा है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ए का 3 मैच कर दो और मज़ा काटो फिर। अब सी का 1 और डी का 2 बुला लो। सी का 1 क्यूबा शिकार, सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ऊपर वाले बिल्कुल भी। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। ठीक है जी। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, बताइए कौन सा सही है? तो बताने पे आप चलोगे तो आप कहोगे जी हमको तो दोनों ही सही लग रहे हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी हमें भी सही लग रहे हैं दोनों, और दोनों बस सही है। मूल्यांकन IT ब्रांड के संदर्भ में, अब ये करंट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 2022 पूछा, 2022 पूछा, ठीक है, फिर 2022 पूछ लिया, तो ये भी करंट का क्वेश्चन आपका जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 103वां क्वेश्चन है। बाकी करंट के कुछ क्वेश्चन थे ऊपर, वो मैंने स्किप कर दिए। तो राजनीतिक दलों पर विचार करो कि कौन सी पार्टी कब बनी थी, तो इनकी डेट आपको पता रहनी चाहिए। थोड़ा सा भी आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इनके बनने का एक आइडिया सा होगा कि बहुजन के बाद समाजवादी बनी थी, तेलुगु देशम पहले बन गई थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बनी थी, ममता बनर्जी ने खुद बनाया इसको, तो 4th सबसे लास्ट में आने वाला था।
तो जैसे ही फोर्थ लास्ट में आया, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसको बनाया, और ममता बनर्जी ने जब बनाया तो इनको ने इन तीनों के बाद बनाया सबसे लास्ट में। हमें ना डेट पता हो तो भी एक आइडिया लग रहा था। तो आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ठीक है ना, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी इनसे पहले बनी है, बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी बनी है 2, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपकी। अब इनकी डेट आप बताओगे कौन सी कब बनी है, ठीक है ना, कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे यार। अरे यार यहीं लिख के दे दिया तो अब कहाँ लिखोगे तुम, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन उस समय आया था स्वनिधि योजना, अब स्वनिधि योजना उस समय चर्चा में भी रही है। अब कोई भी योजना पुरानी भी है, अगर जल्दी में भी चर्चा में रही हो या बजट में कुछ ऐसा प्रावधान किया हुआ हो तो उसको तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं अब नहीं पूछेगा। तो ये फुटपाथ विक्रेताओं से संबंधित थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, उनके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, सही है। इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रैन हुआ करती थी, 30 से 33 ग्रैन हुआ करती थी, सही है। तो केवल 1 और 2 दोनों सही है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ये 2022 का क्वेश्चन है तो हटा दिया, स्किप कर दिया मैंने, कई और क्वेश्चन ऐसे ही करंट वाले। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए। ये कहना चाह रहा है आपका कि जो सतत विकास लक्ष्य है वो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। किसको लक्ष्य नहीं करना चाहते हो आप? इसका आंसर आप खुद ही बताओगे आप ऑप्शन में, ठीक है ना, कि कौन सा टारगेट नहीं है SDG का। करंट का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 124 कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आपको आइडिया है इसका 1986। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर उठ गए आपके पास और आगे आपकी आंखों के सामने, भाई वो गलत नहीं करने, बस आपको उसको देख करके तो आपकी आंखों में ना अलग से चमक आ जानी चाहिए कि हाँ जी चलो कुछ हेल्प हो गई हमारी, है। जैसे अनजाने देश में चले जाओ और अपने यहाँ का कोई बंदा दिख जाए, अरे अपने यहाँ का कुत्ता भी दिख जाए ना किसी को, तो उससे भी खुशी फील हो जाती है। तो जब आपने पूर्व अध्ययन किया है हुआ है, उस पूर्व अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, चमक आ जानी चाहिए और हो जाना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए बस। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा हुआ है कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। जैसे हमने इसको याद किया था, इंडिया में जो हिंदू हैं वो सबसे ज़्यादा है, HICS के नाम से याद किया था, फिर इस्लाम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख हैं, फिर बौद्ध हैं, फिर जैन हैं। तो जो जैन है ना, ज़्यादातर वो उनका जो परसेंटेज है वो नगर में रहने वाला है, तो इसका आंसर आपका होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको याद रखना चाहिए कि ग्राम्य नगरीकरण एक समाजशास्त्री थे, ये 4 ऑप्शन में आपको बताना कौन है वो। तो ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया था, तो वो थे आपके GS धुर्रे, ठीक है ना, इसको याद कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है आपका? यूकेलिप्टस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपको 1975 में स्थापित किया गया था। लेकिन इसमें से जितने भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, सबकी डेट 1975 में तो कोई भी नहीं है। कतरनिया घाट जो बना था वो 1976 में बना आपका, ठीक है ना। किशनपुर को आप देखोगे तो 1972 का है ये, है ना। और चंबल का आपका 1979 का टाइम है, तो 1975 का तो कोई भी नहीं है। अगर रायपुर तो कोई है ही नहीं, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है नहीं। रानीपुर बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ नहीं करिए, UPPC से नहीं करिए, तो रानीपुर कर सकते हो। तो रानीपुर का भी है, तो वो वन्यजीव विहार बनाया गया था 1977 में बनाया गया था। तो कोई भी ऑप्शन इस पर ठीक नहीं है, बट इससे एक अंदाज़ा ये लगा लेना कि इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कब राष्ट्र पार्क बना, वन्यजीव विहार बना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस नहीं है, ठीक है ना। लकड़ी के खिलौने के लिए सहारनपुर है, क्या है ये बताओ आप। बाकी गौतमबुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चरम उत्पाद, अमेठी मूंज के उत्पाद, ये सही, ये गलत है आपका, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन जैसे दे रखा है कि जनसंख्या के अनुसार आपको लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर पहले, उसके बाद कम, ठीक है ना। तो इसमें कानपुर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लखनऊ का है, फिर गाज़ियाबाद, फिर आगरा, है ना। तो 2, 4, 1, 3, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यू नो वेरी वेल, 24 जनवरी, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आप पूछा है कि कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना। मेंस के जब तैयारी कर रहे थे तो उस पर हम कई बार जिक्र कर लेते थे। अहरौरा जो बांध है वो आपका मिर्ज़ापुर में है, यूपी में, है ना। जो अड़वा बांध है वो भी आपका मिर्ज़ापुर में ही है,
तो ये भी यूपी का, ये भी यूपी का। बघेलखंड ये बलरामपुर में है, कहाँ? बलरामपुर में, तो ये भी यूपी का। अब बधुआ ये बांका बिहार में है, कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, तो यही आपका बांध यूपी में नहीं है, ये बिहार में जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी तीनों ठीक है। ठीक है, अब पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, कि किसका किससे मैच करता है। जूट का उत्पादन आपको पता है यूपी में होता है या फिर पश्चिम बंगाल आ गया इसमें? तो ए ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो नहीं, पूछ तो ये रहा है कि कौन सा सही है, ये पूछा उसने। तो बताइए इसका आंसर कौन सा जाएगा। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इन चारों में से आपको कौन सा सही सुमेलित लग रहा है, बताइए। ठीक है, आंसर बताना इसका आप। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है गंगा एक्शन प्लान 1985 में, इसका प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था, ये प्लान किया गया था। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, गंगा एक्शन प्लान की। लेकिन इसका जो द्वितीय चरण है ना, उसकी शुरुआत 1993 में की गई थी गंगा एक्शन प्लान की। ठीक है ना, चलिए ये आपका कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो आप देख सकते हो नीचे, है ना। ऊपर ही हम बात कर रहे थे, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, उनका नाम आ गया है अब आपका, ज्योतिबा फूले। इनसे संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन है इसी पेपर का। एक ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन ही जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ है आपका कि रामानुज जो दार्शनिक है वो दर्शन उनका क्या था, माधवाचार्य का क्या था, निम्बाचार्य का क्या था, वल्लभाचार्य का क्या था। तो नींबू खट्टा मीठा है, तो द्वैता उद्वैत जाएगा, है ना। रामानुज हमारे विशिष्ट आदमी हैं, तो विशिष्ट हैं, तो अब राम हैं तो विशिष्ट तो होंगे ही। तो ए का 4 से मिला, तो आंसर तो वैसे आपको मिल जाएगा पहली बार में ही, है ना। बी का 3 से माधवाचार्य मिल जाएगा, द्वैतवाद। वल्लभाचार्य हमारे शुद्ध हैं, तो डी का 1 से मिल जाएगा, आंसर तो आपको मिल गया। ठीक है, डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई थी उस समय, पर डॉल्फिन डे के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि 5 अक्टूबर को, क्योंकि डेट रिपीट तो होती है। अब ये क्वेश्चन जो आपकी नज़र के सामने है 143 में, आप देखिए इधर, क्या ये आपने पहले नहीं कर रखा है? राग विभोद तो रट लो, और सोमनाथ को बार बार उठा के ले आते हैं ये, है ना। तो C1 आप देख लेना, आंसर तो आपको मिल गया, C1 एक ही में है बस। ए का 3 मिलेगा, रागमाला, पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी, है ना। बी का 4 श्रीकंठ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका आपकी वेंकटरमण से मिल जाएगी। क्वेश्चन तो आपको ऐसा लग रहा है प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इस टाइप का क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है कि देवताएं जो हमारे हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके पहचान जो चक्र हैं वो किससे किसका रिलेशन है, ये पूछ लिया। तो इसका आंसर आप ही दोगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन भाई कहाँ से पूछ लिया, पहले तो आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आइडिया तो लगाओगे, कॉमन सेंस तो है कि नहीं है, वो लगाओगे तो लगाओ और बताना फिर। अब जैसे दिवस की बात करी थी हमने ऊपर, है ना, 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन डे है, बाकी ये डे आपको याद ही होंगे, जैसे जुलाई 29 आपको याद रहना चाहिए, 22 मई आपको याद ही होगा क्योंकि पहले आ रखा है। तो 22 मई जैसे किसके है, आपका 3 से जाएगा, है ना। सी का ऑप्शन किससे जाएगा, बाघ दिवस से जाएगा, तो सी का 1 मिल जाएगा आपको, है ना। अब बी का आपको किससे मिलेगा, 2 से, विरासत से, मिट्टी से, अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस आके, तो बी का आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो बी का 4 से मैच कर जाएगा। जैसे बी का 4 से मैच किया तो आपको 2 मैच कर रहे हैं अब इससे। और आपका अप्रैल का जो है 18 अप्रैल का आपका विश्व विरासत पे जाएगा, तो ए का 2 से मैच कर जाएगा, तो आंसर आपको मिल गया। हाँ, ये है कि आपके 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट कर ही लिए थे आपने, ठीक है ना, पहले वाले अगर डेट आपको याद रहे तो। अब ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये पूछा है क्वेश्चन आपका कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है, ये पूछा है इसमें। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा, संदेश खाली में, इस सनातन धर्म की रक्षा तो करनी पड़ेगी, कलकत्ता में तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, यही सही है, बाकी ऊपर की जो ऑप्शन है ABC वो गलत है, क्योंकि भारत धर्म महामंडल दिल्ली में नहीं है, ये आपका हरिद्वार में है। देव समाज आपका बनारस में नहीं है, ये आपका लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग लाहौर में नहीं है, ये आपका आगरा में है। कहाँ पे, आगरा में। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन में हमने जो करंट के क्वेश्चन थे वो छोड़ दिए, और 1 घंटे 10 मिनट में लगभग एक्सप्लेनेशन के साथ हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना।
चलिए, थैंक यू सो मच। 2023 का पेपर बचता है, वो भी कंप्लीट करा देंगे। बाकी मॉक टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ अब आप, है ना, मॉक टेस्ट कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।